हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चूज दी करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्सटीट्यूट द गिवन फ्रेज और सेंटेंस। कहता पर्सन हु इट्स टू मच इज कॉल्ड अ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए ये होगा GLUTTON, यानी जो बहुत अधिक खाता है। ठीक है, जो बहुत अधिक खाता है, यानी अ पर्सन हु इट्स टू मच इज कॉल्ड अ ग्लटन। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं OMNIVORE, इसका अर्थ क्या होता है? तो जो सभी चीज़ खाता है, जो सभी चीज़ खाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए CANNIBL। ठीक है, कैनिबल मतलब जो मानव का मांस खाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। कहता है PAUCITY। ठीक है, PAUCITY। देखिए इसका अर्थ होता है कि कभी कमी और क्या होता है? इसका अर्थ कमी होता है। ठीक है, PAUCITY मतलब होता है कमी। ठीक है, और देखिए इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये होगा आपको एक्सेस। ठीक है, उसके बाद एक्सेस मतलब होता है देखिए क्या होगा? तो एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद सर्टेनिटी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा? एक्सेस। उसके अलावे होगा CE। उसके बाद देखिए एक्सेस, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं जो है अन्य वर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिया गया है सर्टेनिटी, CERTAINTY। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निश्चितता। क्या होता है? निश्चितता। ठीक है, उसके बाद देखिए निश्चितता, उसके बाद है TIMIDITY, टिमिडिटी मतलब होता है कायरता। ठीक है, कायरता। उसके बाद एक्सेस मतलब तो बताएं, एक्सेस मतलब होता है आपको अत्यधिक। एक्सेस मतलब होता है अत्यधिक, और ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। कहता सी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बटन सेल्फ डॉट द टॉप मोस्ट सेल्फ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 3 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी ऑन टू। ठीक है, तो देखिए सबसे ऊपर के अर्थ में रिक्त स्थान में ऑन टो का प्रयोग होगा। ऑन टो का प्रयोग जो है, ऑन टो का प्रयोग गतिशीलता को बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन। कहता है ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए होगा ही शेड, इन्वर्टेड कॉमा के डैट में बदलेंगे तो ही सेड डैट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही सेड डैट। ही सेड, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आई है, तो ही सेड डैट ही हैव का हैड होगा, ही हैड पास्ड द एग्जामिन। ठीक है, तो इन डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अतः इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा ये होगा ही सेड डैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ रिगिड, RIGID। तो देखिए यहाँ पे यदि देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे
अब अन्य शब्दों के जैसे देखें तो देखिए यहाँ पे जो है दे दिया गया स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट। देखिए स्ट्रिक्ट जो है एडजेक्टिव होता है, इसका अर्थ क्या होता है तो फिर FIRM यानी अनबेंडिंग हार्श होता है, ठीक है। LANTNT, लेंटेंट, LANTNT, इसका अर्थ ये एडजेक्टिव है, क्या है एडजेक्टिव। इसका अर्थ होता है आपको इसका अर्थ होता है नोट, स्ट्रिक्ट, ठीक है, मेयरफुल और जेंटल, ठीक है। उसके बाद देखिए लुक एट दी सेंटेंस, यदि देखें तो देखिए आवर प्रिंसिपल लेक्स साइलेंटली मोर टैलेंट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो हो जाएगा आपको स्ट्रिक्ट एंड टैलेंट आर एंटोनिम्स, तो यहाँ पे क्या होगा LENTNT, इसका अपोजिट हो जाएगा रिगिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है कि चूज द करेक्ट प्लूरल नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन यानी 6 का, तो 6 का राइट आंसर होगा 3, क्या होगा 3 ऑप्शन, यानी SCISSORS, सीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए MEASLES, उसके बाद RICKETS, ठीक है। उसके बाद MUMPS, मम्प्स, डीजेज, आर जो होगा डीजेज, ये सब जो है डिजीजेज विच लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, ये सब क्या है सिंगुलर है, बट ये क्या है सीजर्स प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग, तो देखिए 7 का राइट आंसर होगा 2, बिच। तो देखिए अ फीमेल डॉग इज कॉल्ड अ BITCH, बिच, ठीक है। देखिए DRAKE, ड्रैक, तो ड्रैक मतलब होता है DUCK, डक, ड्रैक मतलब होता है मेल, ठीक है, बत्तख, और DUCK डक मतलब होता है फीमेल, ठीक है। विजार्ड मेल होता है WITCH, विच मतलब फीमेल होता है, ठीक है। कॉक मतलब होता है मेल, हेन मतलब मुर्गी होता है लेकिन फीमेल, ठीक है। कॉक मेल होता है और हेन फीमेल होता है। नेक्स्ट 8 देखिए कहता है गवर्नमेंट बाय दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, तो 8 का राइट आंसर होगा सेकंड, क्या होगा डेमोक्रेसी, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट बाय दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखिए ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है तो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पीपल विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल एलिजिबल मेन हर्स ऑफ अ स्टेट टाइपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। अब मोनार्की मतलब होता है रूल बाय अ किंग और क्वीन। नेक्स्ट 8, अब देखिए 9 से 11 तक गद्यांश है कि भारतेंदु का उदय हिंदी के जो है उद्धारकर्ता के रूप में हुआ है। सन 1873 में भारतेंदु ने कालचक्र नामक अपनी पुस्तिका में नोट किया हिंदी नए चाल में ढली। यह कथन हिंदी भाषा के लिए जो है दुगानुरूप कथन था, क्योंकि भारतेंदु के समय एवं स्वयं भारतेंदु के द्वारा ही हिंदी अपने नए आयाम विकसित कर रही थी, ठीक है। उसके बाद है कि या यूं कहे खरी बोली गद्य प्रसार के आने से के साथ साथ हिंदी में कई नवीन जो विद्याएँ अपने जो है शैशव काल की ओर अग्रसर हो रही थी। भारतेंदु ने न केवल हिंदी भाषा का परिमार्जन किया अपितु नाटक, यात्रा, साहित्य, आलोचना आदि गद्य भाषाओं की शुरुआत की। दरअसल यही वह विद्याएँ थी जो हमारी भावना एवं सच को सही मायने में प्रतिबिंबित कर रही सकती है। आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर जो है प्रवृत्त करने वाले जो है हरिश्चंद्र ही हुए हैं। 9 है कि परिमार्जन का अर्थ है, देखिए परिमार्जन का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको परिमार्जन का अर्थ है, तो परिमार्जन का अर्थ यदि देखें तो यह परिष्करण, ठीक है। तो
परिमार्जन का अर्थ है परिष्करण, ये होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि आयाम का अर्थ होता है, आयाम का अर्थ होता है, तो 10 का होगा 3। विस्तार, आयाम का अर्थ होता है विस्तार। 11 है गद्यांश में लेखक के साहित्य कर्म का विश्लेषण है, तो 11 का होगा तीसरा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, गद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान, जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, जैसे उदाहरण गीता फल खा रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, 13 का होगा 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऐसे शब्द जिनमें स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि के द्वारा जो है निश्चितता न हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, तो तीसरा ऑप्शन करण कारक। ठीक है, तो वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है कारक चिन्ह से और के का प्रयोग होता है, इसे करण कारक कहते हैं, जैसे श्याम पेंसिल से लिखता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन जो है कभी ने किया है, कभी किसी ने किया है। तो 15 का होगा दूसरा। ठीक है, क्या होगा दूसरा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। ठीक है, उदाहरण हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 16। देखिए 16 है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए वाक्य का, जैसे है कि गाय जो है घास चर कर चली गई, तो ये होगा सेकंड प्राचीन काल। अब देखिए भूतकाल में किसी क्रिया के हो चुकने का बोध होता है, उदाहरण गाय घास चर कर चली गई। क्वेश्चन नंबर देखिए ये जो है ये दूसरा ऑप्शन होगा, सॉरी। ठीक है, क्या होगा दूसरा भूतकाल। ठीक है, क्या होगा भूतकाल। ठीक है, इसका राइट आंसर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 है कि निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है, तो 17 का राइट आंसर होगा 2 निह जोर इह। ठीक है, तो निरीह विसर्ग संधि है और निरीह का संधि विच्छेद होगा निह जोर इह। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, 18 का होगा 2 दर्शनाभिलाषी जो है शुद्ध शब्द है। द तालब सौ परेप नवाकार भौर्षिका लवाकार उदंत सौ दीर्घिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। देखिए 19 है कि कौन सी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है, तो 19 का होगा 3 बघेली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली बोली निकली है। ठीक है, अब देखिए मागधी से भोजपुरी और सौरसेनी से कौड़वी एवं बुंदेली निकली है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ से में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 20 का जो है तीसरा, तो देखिए ये होगा निदर्शना। तो देखिए जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में जो है भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, ठीक है, वहाँ निर्दर्शनाक अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जिन ढूंढा तीन पाया गहरे पानी पैठ। लोकगीत का अर्थ है 21 का फर्स्ट परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 है कि इनमें से संबंधित सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है, तो 22 का होगा फर्स्ट धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। संबंध सूचक अव्यय के वाक्यों में बिना, तक और भर शब्दों का प्रयोग होता है, उदाहरण धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन, लता ने दो जो है लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। ठीक है, लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। 24 का होगा तीसरा, सर्वनाम की जो है परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे वे, वह, तुम, हम आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। 25 का फर्स्ट, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है एवं उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, घमंड घटा। उसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। 26 का फर्स्ट, सुमिता पानी पीकर चली गई। ठीक है, सुमिता पानी पीकर चली गई, ये क्या है, तो ये है आपको सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है 27 है, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। 27 का फर्स्ट, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 28 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए कहता है खी से निपोड़ना मतलब गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। ठीक है, क्या होगा, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो होगा मुहावरे खीसे निपोड़ना अर्थ होता है गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 29, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करें। मन को मोह लेने वाला। 29 का होगा फर्स्ट, मनमोहक। मन को मोहने वाला, मनमोहक। 30 देखिए निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घोड़े पर चढ़े आना। तो 30 का देखिए तीसरा ऑप्शन, देखिए घोड़े पर चढ़े आना यानी उतावले में आना। ठीक है, तो घोड़े पर चढ़े आना, उतावले में आना। वाक्य में देखिए प्रयोग, अरे मित्र तुम तो सदैव घोड़े पर सवार होकर आते हो, जरा हमारे पास भी बैठो। ठीक है, क्या होगा, जरा हमारे पास भी बैठो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चूज द सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सेकंड। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। तो देखिए ज्यूरी के लिए किया गया इट्स का प्रयोग सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इट्स। नेक्स्ट सेकंड देखिए, कहता डोंट यू लाइक कॉफ़ी, डोंट यू लाइक कॉफ़ी। चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखिए दो का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। देखिए क्या होगा, तो आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफ़ी। क्या होगा, आस्क्ड हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफ़ी। यहाँ पे क्या है, तो डोंट लगा हुआ है, तो क्या होगा, तो देखिए कहता प्रेजेंट टेंस आस्क हिम के साथ जो है पास्ट टेंस ही लाइक्ड का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, तो तीसरा ऑप्शन कहता है कि चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है कि सीता वॉज रीडिंग द गीता। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू पैसिव। तो 3 का राइट आंसर को देखें तो फर्स्ट देखिए द गीता वॉज बीइंग रेडी बाय सीता। ठीक है, द गीता वॉज बीइंग रेडी बाय सीता। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में है, इसका पैसिव जो है द गीता वॉज बीइंग रीड बाय सीता होगा। ठीक है, यदि एक्टिव फॉर्म इस तरह हो, देखिए यदि एक्टिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो पैसिव होगा ऑब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 और उसके बाद बाय सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4, कहता है विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज CEASE सीज। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा स्टॉप। सीज मतलब होता है रुकना, बंद होना, ठीक है। बिगिन मतलब क्या होता है, बिगिन मतलब होता है आरंभ करना, बिगिन मतलब आरंभ, बिगिन मतलब होता है आरंभ करना, ठीक है। बिगिन मतलब होता है आरंभ करना। फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एक्शन और एक्टिविटी टू स्टार्ट डूइंग समथिंग। उसके बाद देखिए क्रिएट मतलब क्रिएट जो है वर्ब है, इसका अर्थ होता है संरचना करना, क्या है, संरचना करना। ब्रिंग्स समथिंग इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए सीज मतलब क्या होता है, सीज जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है समाप्त, क्या होता है, समाप्त होना या करना, ठीक है। कम टू एन एंड, सीज टू हैपन, स्टॉप, ठीक है। तो सीज का जो एंटोनिम होगा स्टॉप होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं यदि वाक्य में प्रयोग देखें तो देखिए फाइटिंग इन द एरिया हैज हाउ सीज्ड। नेक्स्ट 5, कहता है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर। तो देखिए बैचलर, तो बैचलर इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको तीसरा ऑप्शन, बैचलर का क्या होगा 3, क्या होगा 3। तो देखिए SPINSTR ये नाउन है और इसका अर्थ होता है अविवाहित, अविवाहित, ठीक है, अविवाहित, ठीक है। और उसके बाद अविवाहित, ठीक है, यानी एन अनमैरिड वॉर्म typically an older woman beyond the usual age for marriage. Next 6, कहता choose the word which means the opposite of minor। तो देखिए 6 का जो राइट आंसर होगा ये होगा 3, मेजर। तो माइनर मतलब एडजेक्टिव है, माइनर क्या है, एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है महत्वहीन, महत्वहीन, ठीक है, महत्वहीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा, मेजर, ठीक है, मेजर, महत्वहीन, तुच्छ, गौण, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेजर मतलब क्या होता है, मेजर एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, बड़ा, वेरी लार्ज और इम्पोर्टेंट। वाक्य में प्रयोग को देखें तो शुगर इज अ मेजर काउज ऑफ टूथ डिके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लुक वी डॉट टू क्रैश यूज करेक्ट टेंस। 7 का होगा सेकेंड, क्या होगा, तो यहाँ प्रजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर गोइंग का प्रयोग होगा क्योंकि सुनिश्चित भविष्य की योजना स्पष्ट है, तो होगा लुक वी आर गोइंग टू क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कहता आई विश आई डॉट आई बेटर मेमोरी यूज सुइटेबल फॉर वर्ब फॉर। तो 8 का राइट आंसर होगा आपको, 8 का राइट आंसर होने वाला है, देखिए आई विश, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। देखिए वाक्य में विश स्पष्ट है, अतः वर्ब को सब्जंक्टिव मूड प्रयुक्त होगा। इन दी फ्रेज आई विश आई हैड इज दी पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हैव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई विश आई हैड अ बेटर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 की यदि बात करें तो 9 से 11 तक नीचे का ध्यान से, कहता क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, पत्तों का हरा रंग वर्णक के कारण होता है, इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। पौधों की कोशिकाओं छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और स्वपोषी हरे पौधे में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिल सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ है
देखिए पदार्थ पदार्थ है पदार्थ है जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है, ठीक है। और और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे पोरफिरीन कहते हैं। पोरफिरीन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अभिकर्मक के उपचार में क्लोरोफिल अनेक उत्पाद प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कहता है कि पौधों की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है। 9 तो फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट। पौधों की छोटी छोटी संरचना को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट 10 देखिए, पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है। 10 का होगा 3 क्लोरोफिल। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। 11 है कि पोरफिरीन में कौन सा गुण होते हैं। 11 का होगा 2 अम्ल और क्षार। नेक्स्ट 12, इनमें से किताब शब्द क्या है। तो 12 का होगा आपको दूसरा विदेशज, ठीक है। तो किताब शब्द अरबी भाषा में लिया गया है इसलिए किताब विदेशज शब्द है, ठीक है। हिंदी में शब्दों की उत्पत्ति के आधार दे 4 है। तत्सम, अग्नि, क्षेत्र, सूर्य। तद्भव, आग, खेत, सूरज। देशज, थैला, पगड़ी, गाड़ी। विदेशज, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जापानी, डच आदि। नेक्स्ट 13 देखिए, 13 है कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी। तो 13 का होगा परोपकारिणी, ठीक है। परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप परोपकारिणी। नेक्स्ट 14 देखिए, दिए गए शब्दों के अशुद्ध वर्तनी कीजिए। तो 14 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऐक्यता। ऐक्यता शब्द की शुद्ध वर्तनी एकता है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। 15 का 3 धूप में चला नहीं जाता, ठीक है। तो 15 का होगा 3 धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट 16, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। तो 16 का राइट आंसर होगा फर्स्ट छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए, ठीक है। छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो 17 का फर्स्ट विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में है कि कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द। तो 18 का होगा तीसरा प्रवास। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 की यदि बात करें तो देखिए 19 है कि पौनासन में कौन सा समास है। 19 का होगा 2 बहुब्रीहि समास। पौनासन में कौन सा समास है। बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि इसका तीसरा अर्थ होता है। उदाहरण पौनासन, पवन है आसन, आसन जिसका, ठीक। नेक्स्ट की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। कली, कली। तो देखिए कली, कली। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, क्या होगा। तो कलयुग और कलिका। कली, कलयुग, कली, कली मतलब कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट की यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 21, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द होगा। 21 का 3 होगा अकिंचन। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य। नेक्स्ट 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। तो 22 का होगा 3 वन। कानन का पर्यायवाची वन है। मधुकर का पर्यायवाची भंवरा भ्रमर है। पुष्प का पर्यायवाची कुसुम फूल है। लता का पर्यायवाची बल्ली लतिका बेली है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। नाच नचाना। तो इसका होगा मनचाही करवाना। नाच नचाना मनचाही करवाना। क्वेश्चन नंबर 24, कहता एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, इस लोकोगीत का सही अर्थ क्या है। तो 24 का होगा 3 एक बुराई पर दूसरी बुराई, ठीक है। एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट 25, क्वेश्चन नंबर देखिए 25, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। तो 25 का होगा फर्स्ट अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। अंत का जो होगा, अंत का होगा आपको आरंभ। अंत का होगा आरंभ, ठीक है। अंत का आरंभ। अधः का क्या होगा
अधः का होगा पतन। ठीक, नेक्स्ट 26, राम संज्ञा का कौन सा कारक है? तो 26 का 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम जो है व्यक्तिवाचक। उसके बाद देखिए पर्वत नदी जातिवाचक है, राम व्यक्तिवाचक है, टोली समूहवाचक है, हंसना गर्मी भाववाचक है। 27, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोलिखित शब्द का सर्वनाम क्या है? तो 27 का होगा 2 संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? 28 का होगा 3 रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में उपमेय या उपमान के सामर्थ्य का आरोप करके और दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में ही वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य, तो 29 का होगा दूसरा ऑप्शन, वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता है जिस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 30 का राइट आंसर होगा 3 अनुगमन। ठीक है, तो अनुपसर्ग से बने शब्द अनुपम। ठीक है, अनुचित, अनुगमन में अनु उपसर्ग है, अनु क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो कहता है अनु उपसर्ग है, न कि अनुपसर्ग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।